साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल आरके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अपना टॉपिक जो है अल्टरनेटर का चल रहा है और अल्टरनेटर के टॉपिक में अपन ने पिछली क्लास में जो है विद्युत वाहक बल का समीकरण यानी अल्टरनेटर का ईएमएफ इक्वेशन जो है उसका वीडियो अपन ने देखा है। आज की क्लास में अपन अल्टरनेटर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो जो बहुत छोटे छोटे हैं उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो वो कौन कौन से टॉपिक हैं उनको देखते हैं अपन। और अल्टरनेटर का 2-3 टॉपिक आज अपन करने वाले हैं। बहुत छोटा सा वीडियो ये होने वाला है, इसमें आपको बहुत ज्यादा या बहुत सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर आप देखें। तो अल्टरनेटर का टॉपिक जो है अपन स्टार्ट करते हैं और इसमें देखिए 2-3 टॉपिक आज अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको वही बता देता हूं कि आज अपने अल्टरनेटर में कौन कौन से टॉपिक अपन जो है क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम अपन लिख लेते हैं, अल्टरनेटर जो है ये अपन आज पढ़ रहे हैं। और अल्टरनेटर के टॉपिक में देखो सबसे पहले अपन जो है अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन का संबंध देखेंगे। वोल्टेज रेगुलेशन जो है इसको अपन देखने वाले हैं। दूसरा टॉपिक जो है वो अपन देखेंगे अल्टरनेटर की क्षतियां यानी अल्टरनेटर में जो होने वाली हानियां हैं उनको अपन देखेंगे। साथ में इसकी रेटिंग के बारे में भी अपन बात करेंगे, इसकी रेटिंग किस प्रकार से होती है। और फोर्थ टॉपिक जो है वो इसकी दक्षता से होने वाला है यानी एफिशिएंसी जो है अल्टरनेटर की किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। तो ये 4 टॉपिक छोटे छोटे हैं, इनको अपन आज क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में बात करते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, तो आज का टॉपिक अपना जो सबसे पहला टॉपिक होने वाला है वो है वोल्टेज रेगुलेशन। देखो सबसे पहले तो वोल्टेज रेगुलेशन से रिलेटेड जो मुख्य बातें हैं वो अपन बताएंगे, फिर आप इससे जो एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो वोल्टेज रेगुलेशन को अपन हिंदी में जो है वोल्टेज नियामक कहते हैं। वोल्टेज नियमन जो है ये इसको कहा जाता है। वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है, इसकी परिभाषा तो देखो आपको याद नहीं रखनी है, आपसे इससे रिलेटेड एक सूत्र बनता है, वो सूत्र जो है वो याद रखना है, उसी से ही न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन इससे आते हैं। और वोल्टेज रेगुलेशन कैसा होना चाहिए, इसको कम कैसे कर सकते हैं, बढ़ाने से क्या बढ़ाए वोल्टेज रेगुलेशन का मान ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, वो सब कुछ अपन देखने वाले हैं। तो वोल्टेज रेगुलेशन देखो, वोल्टेज रेगुलेशन होता क्या है, सबसे पहले आपको बता दें कि ये अपना जो है फुल लोड के संदर्भ में यानी जो अपना लोड का जो टोटल है यानी फुल लोड के संदर्भ में जब इसका नो लोड और फुल लोड का अंतर जो है ये अपना क्या कहलाता है, वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। मैं बोल के इसकी परिभाषा को बता देता हूं। इसका वोल्टेज रेगुलेशन होता है फुल लोड के संदर्भ में नो लोड में से और फुल लोड का जो अंतर होता है, नो लोड माइनस फुल लोड का जो अंतर होता है वो अपना वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। सीधे डायरेक्ट बात करते हैं इसके सूत्र पे, इससे सूत्र किस प्रकार का होता है और इससे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। तो ध्यान से समझिएगा इस सूत्र को। देखो वोल्टेज रेगुलेशन को वैसे VR से दिखाया जाता है, आप VR इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से या कैपिटल R इसको लिखेंगे, और ये हमेशा प्रतिशत में ज्ञात किया जाता है। तो वोल्टेज रेगुलेशन देखिए किस प्रकार से इसका फॉर्मूला होता है। तो देखो सबसे पहले तो यहां पर होता है नो लोड यानी नो लोड का वोल्टेज, जिसको VNL से दिखाते हैं, माइनस VFL। ये VFL क्या है, फुल लोड का वोल्टेज। डिवाइड करेंगे इसको फुल लोड के वोल्टेज से। तो ये जो आपको सामने सूत्र दिख रहा है ये वोल्टेज रेगुलेशन का है, प्रतिशत में ज्ञात करना है तो इसको गुणा में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। तो ये अपना प्रतिशत में वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। अब आज इसको ध्यान से देखिए, फुल लोड के संदर्भ में नो लोड का और फुल लोड का जो अंतर होता है वही अपना वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे वो अपन एक बार लास्ट में देखेंगे। उससे पहले इसकी शर्तें और देखते हैं कि ये वोल्टेज रेगुलेशन किस प्रकार से होना चाहिए। देखो ये जो इसकी मुख्य बातें जो है वो अपने यहाँ पे लिखते हैं। मुख्य बातें जो है वो देखिए क्या क्या होती है। वोल्टेज रेगुलेशन का मान जो है वो निम्नतम होना चाहिए, निम्न से निम्न होना चाहिए या कम से कम होना चाहिए, निम्न से निम्न होना चाहिए। तो ये वोल्टेज रेगुलेशन है, यानी जब अपना अल्टरनेटर जो है एक तो फुल लोड पे चल रहा है, एक हाफ लोड पे चल रहा है, तो हाफ लोड और फुल लोड
या फिर आप सीधा इसको समझ लीजिए, जब अल्टरनेटर पर कोई लोड डला हुआ है उस समय उसका वोल्टेज क्या है, और जब अल्टरनेटर को बिना लोड के अपन चला रहे हैं तो उस समय उसका वोल्टेज क्या है, ये दोनों ही डिपेंड करता है। तो वो नो लोड और फुल लोड का जो वोल्टेज का अंतर है वो कम से कम होना चाहिए, वही अपना अल्टरनेटर बेस्ट अल्टरनेटर कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई अल्टरनेटर है, उसका नो लोड पर वोल्टेज 440 वोल्टेज है और उसका फुल लोड के पर वोल्टेज जो है वो 350 आ गया है। एक अल्टरनेटर ऐसा है जिसका नो लोड पर वोल्टेज 440 है और फुल लोड पर वोल्टेज जो है वो 400 है। तो ऐसा वोल्टेज दोनों में से जो अपना बेटर अल्टरनेटर है वो लास्ट वाला है, यानी 440 नो लोड का वोल्टेज और फुल लोड का वोल्टेज जिसका 400 है, वो वाला अल्टरनेटर अपना बेस्ट रहेगा। तो ये मुख्य बातें हैं इसकी कि वोल्टेज रेगुलेशन का मान जो है ये कम से कम होना चाहिए। दूसरी आप देखिए वोल्टेज रेगुलेशन जो है ये पावर फैक्टर पर निर्भर करता है, यानी पावर फैक्टर जो है इस पर निर्भर करता है, पावर फैक्टर पर निर्भर करता है। वोल्टेज रेगुलेशन जो है ये पावर फैक्टर पर निर्भर करता है। वोल्टेज रेगुलेशन पावर फैक्टर के द्वारा ही डिफाइन किया जाता है, आप ऐसा से इसको याद रखिए। और वोल्टेज रेगुलेशन का मान जो है किस किस के कारण बदल सकता है, तो देखिए तीसरी इसकी बात, मुख्य बात देखिए, वोल्टेज रेगुलेशन जो है ये गति पर निर्भर करता है, यानी इसकी गति पर निर्भर करता है। देखो आपको पता है कि अपने अल्टरनेटर की स्पीड जो है वो यदि अपन कम रखेंगे तो उसका वोल्टेज जो है वो कम होएगा आउटपुट वोल्टेज, और इसकी स्पीड अपन ज्यादा रखेंगे तो आउटपुट वोल्टेज ज्यादा रहेगा। तो इसकी गति पर भी वोल्टेज रेगुलेशन, गति से भी वोल्टेज रेगुलेशन का मान निर्भर करता है। साथ में देखिए इसके फ्लक्स, चौथा पॉइंट जो है वो चुंबकीय फ्लक्स पर निर्भर करता है, चुंबकीय फ्लक्स पर निर्भर करता है। तो ये चार मुख्य बातें हैं अपनी वोल्टेज रेगुलेशन की जो आपको याद रखनी है। इसका मान जो है वो कम से कम होना चाहिए, यदि आदर्श आ जाए तो शून्य होना चाहिए। आदर्श यदि आपसे पूछ ले आदर्श अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन किस प्रकार का होना चाहिए, तो आदर्श वोल्टेज अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो शून्य होना चाहिए। देखो वोल्टेज रेगुलेशन चाहे ट्रांसफॉर्मर का हो, चाहे डीसी जनरेटर का हो, या अदर किसी मशीन का भी हो, तो आपको वोल्टेज रेगुलेशन यदि आदर्श करके दे दिया जाए तो शून्य आना चाहिए, और आदर्श करके नहीं बोला जाए तो फिर निम्न से निम्न इसका वोल्टेज रेगुलेशन होना चाहिए। दूसरा बात है ये पावर फैक्टर पर निर्भर करता है। पावर फैक्टर पर किस प्रकार से निर्भर करता है वो अपन यहाँ पे देखेंगे। देखो अपने पावर फैक्टर जो है वो 3 प्रकार का हो सकता है। एक तो होता है यूनिटी पावर फैक्टर, यानी इकाई पावर फैक्टर, और दूसरा जो है वो होता है अपना लेगिंग पावर फैक्टर, और तीसरा जो है वो होता है अपना लीडिंग पावर फैक्टर। तो 3 प्रकार से पावर फैक्टर का मान होता है। देखिए यूनिटी पावर फैक्टर और लेगिंग पावर फैक्टर, इन दोनों पर अपने जो वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो किस प्रकार का होता है, और लीडिंग पावर फैक्टर पर किस प्रकार का होता है। देखिए यहाँ पर तो ये जो है बिल्कुल फिक्स रहता है। यहाँ पर इकाई पावर फैक्टर पर ये वोल्टेज रेगुलेशन का मान जो है बिल्कुल नहीं होता है, या इकाई आप कह सकते हैं शून्य होता है, कि वोल्टेज रेगुलेशन का मान यूनिटी पावर फैक्टर पर शून्य होता है। यानी यूनिटी पावर फैक्टर पर नो लोड और फुल लोड के वोल्टेज में कोई भी अंतर नहीं आता है। फिर लेगिंग पावर फैक्टर में वोल्टेज रेगुलेशन का मान जो है वो घट जाता है, यानी कम हो जाता है, और फिर लीडिंग पावर फैक्टर पर वोल्टेज रेगुलेशन का मान जो है ये बढ़ जाता है। तो ये 3 बातें आप जो है इसकी ध्यान रखिए। यूनिटी पावर फैक्टर पर वोल्टेज रेगुलेशन शून्य होता है, लेगिंग पावर फैक्टर पर वोल्टेज रेगुलेशन निम्न हो जाता है, कम हो जाता है, घट जाता है, और लेगिंग पावर फैक्टर पर वोल्टेज रेगुलेशन का मान जो है ये बढ़ जाता है। साथ में देखिए आपको 2 चीज और एक्स्ट्रा याद रखनी है। देखिए यूनिटी और लेगिंग पावर फैक्टर पर अपने वोल्टेज रेगुलेशन जो है इसका मान सकारात्मक आता है। सकारात्मक बोले तो इसका मान जो है वो पॉजिटिव आता है, सकारात्मक यानी पॉजिटिव आता है, और लीडिंग पावर फैक्टर पर इसका मान जो है वो नकारात्मक आता है। नकारात्मक बोले तो नेगेटिव जो है इसका वोल्टेज रेगुलेशन का मान आता है। तो ये वोल्टेज रेगुलेशन की मुख्य बातें थी, फिर से रिपीट कर देते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन वी आर नो लोड माइनस फुल लोड बटा फुल लोड वोल्टेज इनटू, सो इसका एक ये फॉर्मूला होता है। देखो कई राइटर्स की किताबों में ये सूत्र जो है ये गलत लिखा हुआ है, नीचे जो है नो लोड लिखा हुआ है वो गलत है, यहाँ पर नीचे जो है फुल लोड ही लिखा हुआ रहेगा। यूनिटी पावर फैक्टर, लेगिंग पावर फैक्टर और लीडिंग पावर फैक्टर पर वोल्टेज रेगुलेशन का मान किस प्रकार से होता है वो अपन ने यहाँ पे देखा है।
शून्य वोल्टेज रेगुलेशन यूनिटी पे होता है, लैगिंग पावर फैक्टर पर इसका मान घट जाता है और लीडिंग पावर फैक्टर पर वोल्टेज रेगुलेशन का मान बढ़ जाता है। फिर सकारात्मक और नकारात्मक वाली बातें भी आप ध्यान रखिए। उसके बाद में अपन देखते हैं इसके एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पे कि इसका क्वेश्चन जो है एग्जाम में अपन से किस प्रकार से पूछा जाता है। ये तो थ्योरेटिकली क्वेश्चन जो है वो आपको याद हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन आप देखिए इसके साथ में, जैसे आपको बता दिया कि एक अल्टरनेटर जो है, ये एक अल्टरनेटर है, एक अल्टरनेटर का नो लोड वोल्टेज जो है वो 400 वोल्टेज है तथा फुल लोड वोल्टेज इसका 100 वोल्ट है, तो इसका वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा। ये इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन आता है। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन इसी प्रकार से आता है। देखिए यहां पर बता दिया कि नो लोड का वोल्टेज जो है वो 400 वोल्टेज है और फुल लोड का वोल्टेज जो है वो 100 वोल्टेज है। यानी अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन आपसे पूछा है और प्रतिशत में पूछा है, तो आपको इसी सूत्र से निकालना है। मोस्टली ये प्रतिशत में ही होता है, वो आपको ऑप्शन देख के डिपेंड करना पड़ेगा। देखिए इस सूत्र से अपन करते हैं, तो यहाँ पर करते हैं नो लोड का वोल्टेज अपने पास 400 है, माइनस कर देंगे इसमें से फुल लोड का वोल्टेज जो अपने पास 100 है, और नीचे जो है वो अपन को डिवाइड में लिखना है 100, क्योंकि नीचे भी फुल लोड का वोल्टेज है और इधर करना है अपन को मल्टीप्लाई में 100। देखिए इस प्रकार से ये जो है ये 100 से 100 के अपने कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जो है अपने पास बच जाएंगे 300, तो ये 300% जो है ये अपना आंसर हो जाएगा। या आपको किसी भी कैलकुलेशन से आप कर सकते हैं इसके अंदर, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका 300% वोल्टेज रेगुलेशन है, तो ये बहुत ज्यादा वोल्टेज रेगुलेशन है, ये बहुत खराब वोल्टेज रेगुलेशन माना जाता है, क्योंकि आपने ये पढ़ा है कि वोल्टेज रेगुलेशन का मान जो है वो कम से कम होना चाहिए, निम्न से निम्न होना चाहिए। तो ये वोल्टेज रेगुलेशन का मान इस प्रकार से आपसे आता है। चलते हैं अगले टॉपिक पर अपन, और अगला टॉपिक जो है वो है अपने अल्टरनेटर की सतियां से। अल्टरनेटर की सतियां जो है वो किस प्रकार से होती है, अल्टरनेटर में कितनी प्रकार की सतियां होती है। सतियां बोले तो हानियां जो है वो किस प्रकार की होती है, या कितने प्रकार की अल्टरनेटर में सतियां होती है। शक्तियां अलग है, सतियां अलग है, आप दोनों को सीखिए। देखो सतियां जो है ये अपने मोस्टली 2 प्रकार की होती है, लेकिन अपने अल्टरनेटर में ये 3 प्रकार की सतियां पाई जाती है। ट्रांसफार्मर में केवल 2 ही होती है। चलो देखो कौन कौन सी होती है। पहली होती है ताम्र सती, फिर दूसरे नंबर पे आती है वो होती है लोह सती, और तीसरी जो सती होती है वो होती है अपनी यांत्रिक सती। तो ये 3 प्रकार की सतियां हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इनसे रिलेटेड किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं वो देखिए। देखो ताम्र सती जो है कहां पर होती है, मशीन के कौन से हिस्से में होती है, जहां पर मशीन के हिस्से पे वाइंडिंग की हुई है उसी हिस्से में ताम्र सती होती है। यानी जहां पर कॉपर से वाइंडिंग की हुई है उस हिस्से में ताम्र सती का मान होता है। और ताम्र सती को ज्ञात करने का फॉर्मूला I2R होता है। तो इस सूत्र से ताम्र सती को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अल्टरनेटर में 2 हिस्से होते हैं, एक स्टेटर होता है, एक रोटर होता है। यानी एक घूमने वाला हिस्सा होता है, एक स्थिर हिस्सा होता है। तो दोनों पर ही वाइंडिंग होती है अल्टरनेटर में, तो वहां पर दोनों हिस्सों में जो है ताम्र सती का मान होता है। तो दोनों हिस्सों के जो ताम्र सती मान निकालेंगे वो अपन इसी के आधार पर निकालेंगे। फिर लोह सती जो है ये अपने 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है हिस्टैरिसीस सती, और एक होती है एडी धारा सती या एडी करंट सती। तो ये 2 प्रकार की सतियां इसके अंतर्गत आती है। इनके रिलेटेड अपन पहले बात कर चुके हैं, हिस्टैरिसीस सती और एडी धारा सती। हिस्टैरिसीस सती जो है और एडी धारा सती जो है ये अपने उस मशीन का जो लोहे से या आयरन से निर्मित पार्ट जो है उसके अंदर होती है, बॉडी के अंदर ये सब कुछ होती है। तो वहां पर इनको अपन कैलकुलेट करते हैं। इनके सूत्र भी आपको याद होंगे, तो इस पर ज्यादा अपन डिटेल चर्चा नहीं करने वाले। यांत्रिक सतियों में देखिए, यांत्रिक घर्षण सतियां आती है, मैकेनिकल सतियां आती है, वो देखिए किस प्रकार से होती है। तो आपको टोटल सतियों में आपको बता देता हूं। देखो एक तो होती है स्ट्रे सती। स्ट्रे सतियों में जो है वो आती है अपने लोह सती प्लस यांत्रिक सती, लोह सती प्लस यांत्रिक सती। फिर उसके बाद में आती है नियत सतियां,
नियत शक्तियां यानी जिनका मान फिक्स रहता है, ऐसी शक्तियां। तो ऐसी शक्तियां देखो अपने स्थिर शक्तियां जो है इनका मान फिक्स रहता है, क्योंकि लो शक्ति का मान जो है वो लोड के साथ में बदलता नहीं है, ये मशीन में होता रहता है। ताम्र शक्ति का मान जो है वो लोड के साथ में परिवर्तित होता रहता है, और अपने लो शक्ति और यांत्रिक शक्तियों का मान फिक्स रहता है। इसलिए अपन ने यहाँ पे नियत शक्तियों में लिखा है स्थिर शक्ति प्लस वाइंडिंग की शक्ति या फील्ड वाइंडिंग की शक्ति, फील्ड वाइंडिंग शक्तियां। देखो ये अल्टरनेटर है, इसलिए यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग लिखेंगे। अगर ये अपना डीसी जनरेटर होता तो यहाँ पर केवल शंट फील्ड वाइंडिंग की शक्तियां आती है, तो वो होती है नियत शक्तियों के अंतर्गत। फिर आती है अस्थिर शक्ति, अस्थिर शक्तियां। अस्थिर शक्तियों के अंदर देखो कौन कौन सी आती है। अस्थिर शक्तियां जो है ये इसके अंदर आती है अपनी आर्मेचर की शक्तियां, या आर्मेचर वाइंडिंग जो है, आर्मेचर वाइंडिंग की शक्तियां। देखो ये अल्टरनेटर है, इसलिए यहाँ पर केवल और केवल आर्मेचर वाइंडिंग की शक्तियां आएगी। अगर ये डीसी जनरेटर होता तो यहाँ पर आर्मेचर वाइंडिंग प्लस सीरीज फील्ड वाइंडिंग की शक्तियां जो है ये भी इसके अंतर्गत आती है। तो ये शक्तियां इस प्रकार से होती है। और यदि आपसे पूछे कुल शक्तियां क्या होगी, कुल शक्तियां देखो इसके अंदर हो जाएगी नियत प्लस अस्थिर। नियत प्लस अस्थिर शक्तियां जो है ये कुल शक्तियों निकालने का फॉर्मूला होता है। तो ये अपने शक्तियों का छोटा सा टॉपिक है। क्या क्या याद रखना है, रिपीट करता है। पहले होती है ताम्र शक्ति, लो शक्ति, यांत्रिक शक्ति। 3 प्रकार के अल्टरनेटर में शक्तियां पाई जाती है, हानियां होती है। ताम्र शक्ति को ज्ञात करने का सूत्र I²R होता है। इनके दोनों के अलग अलग सूत्र होते हैं, वो अभी आप ध्यान रखिए। और लो शक्ति और यांत्रिक शक्ति जो है इनके अंदर से ये दोनों का मान फिक्स रहता है, और इसका मान लोड के साथ में बदलता रहता है। फिर अपन ने स्थिर शक्तियों को देखा है। स्थिर शक्तियां कौन कौन सी होती है, तो लो शक्ति प्लस यांत्रिक शक्ति का योग जो है ये स्थिर शक्तियां होती है। फिर नियत शक्तियां होती है। नियत शक्तियों में स्थिर शक्तियां प्लस फील्ड वाइंडिंग की शक्तियां है, ये नियत शक्तियों में होती है। अस्थिर शक्तियों में आर्मेचर वाइंडिंग की शक्तियां आएगी। और फिर उसके बाद में अपनी कुल शक्तियां जो है ये नियत प्लस अस्थिर शक्ति जो है ये इसके अंतर्गत आएगी। तो ये अस्थिर शक्तियों में आपको आर्मेचर वाइंडिंग के लिखना है। अगर ये डीसी का जनरेटर होता तो प्लस में सीरीज फील्ड वाइंडिंग की शक्तियां और अपन ऐड कर देते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक अपने शक्तियों से था। उसके बाद में इसकी दक्षता से चलते हैं कि इसकी दक्षता का टॉपिक जो है वो किस प्रकार से होता है, यानी अल्टरनेटर की दक्षता जो है वो किस प्रकार से अपन याद कर सकते हैं। उससे पहले छोटा सी एक टॉपिक है, उसमें आपको कुछ नहीं बताना है। तो टॉपिक जो है वो है अपना रेटिंग का। और रेटिंग में आपको पता है इसके लिए अपन ने पहले ही बात कर चुके हैं कि अल्टरनेटर की रेटिंग जो है ये अपनी केवीए के अंतर्गत होती है, केवीए में होती है, यानी आभासी शक्ति में इसकी अल्टरनेटर की रेटिंग होती है। आभासी शक्ति के अंतर्गत अल्टरनेटर की रेटिंग क्यों ली जाती है, क्योंकि अल्टरनेटर का जो पावर फैक्टर है वो अपने लोड पर डिपेंड करता है। ऐसे ही ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर भी जो है वो लोड पर डिपेंड करता है। इसलिए इसकी शक्ति जो है वो केवीए में डाली जाती है, ना कि किलोवाट में डाली जाती है। यानी वास्तविक शक्ति में नहीं ली जाती है, केवल आभासी शक्ति में ली जाती है, जिसको अपन केवीए में दिखाते हैं। अगला टॉपिक लास्ट आज का टॉपिक अपना रहने वाला है, और वो है इसकी दक्षता से, यानी अल्टरनेटर की जो दक्षता है वो किस प्रकार से निकालनी है। देखो दक्षता का प्रतीक जो है ये इस प्रकार से नीटा होता है, और दक्षता को जो है अपन प्रतिशत में भी व्यक्त कर सकते हैं। वैसे दक्षता का कोई मात्रक नहीं होता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। देखो दक्षता किसी भी मशीन की निकाल लो, आपको एक ही सूत्र याद रखना है। दक्षता निकालने का होता सूत्र जो है वो होता है आउटपुट बटा इनपुट। आउटपुट बटा इनपुट का रेशियो जो है वो अपना दक्षता होता है। प्रतिशत में निकालना है तो मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे। तो ये अपना सूत्र जो है ये दक्षता निकालने का है। अब इसी सूत्र को देखो अलग प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी आपको यदि दक्षता और आपसे पूछी गई जाए तो ये हो जाएगा आउटपुट प्लस शक्तियां। ये सूत्र जो है अपना इस प्रकार से भी हो सकता है। यानी आपको बता रखना है कि इनपुट जो है वो आउटपुट प्लस शक्तियों का योग होता है। यानी आपको ये यहां से ये समझ में आ रहा होगा कि इनपुट जो है इनपुट बराबर होता है आउटपुट प्लस शक्तियां, ये जो है अपनी इसका योग होता है। यानी आउटपुट और शक्तियों को ऐड कर दे तो इनपुट का मान आ जाता है, यानी इनपुट हमेशा मान ज्यादा होता है। यानी किसी भी आपको ये ध्यान, ये हमेशा हर मशीन के लिए फिक्स होता है कि किसी भी मशीन का आउटपुट जो है वो 100% से अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि 100% मशीन की दक्षता जब होती है तो वो मशीन अपनी आइडल कंडीशन में मानी जाती है, एक आदर्श मशीन मानी जाती है। इससे रिलेटेड देखो 2 सूत्र और बन सकते हैं। यदि आपसे पूछे कि आउटपुट क्या होगा,
आउटपुट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसी सूत्र से आपको हो जाएगा। देखो इनपुट में से आप जो है इनपुट में से माइनस कर दो सतियां, तो आपको आउटपुट जो है ये पता चल जाएगा। और यदि आपसे सतियां पूछ ले, सतियां के ये सतियों का मान कितना होगा, तो सतियों जो है वो हो जाएगी इनपुट माइनस आउटपुट। इनपुट माइनस आउटपुट जो है ये अपने सतियां हो जाएगी। तो ये अपने 3-4 टॉपिक थे जो अल्टरनेटर से छोटे छोटे थे। अगले क्लास में अपन अल्टरनेटर का अगला टॉपिक देखने वाले हैं। मेरे ख्याल से आपको ये अल्टरनेटर के 3-4 टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सीधे, बहुत छोटे न्यूमेरिकल होते हैं जो आप इनको आसानी से इनको कर सकते हैं।